मंदिर प्रांगण में एक जगह शारदा और पंडित जी बैठे हुए थे। बताइए शारदा जी, आपकी क्या समस्या है? शादी को लेके समस्या है। किसकी शादी? कैसी समस्या और किस तरह की समस्या? जरा खुल के बताइए। इन सारे सवालों का एक ही जवाब है पंडित जी, मेरे बेटे की शादी। ओहो, मुझे तो रमेश की कुंडली देखनी थी कि उसकी शादी होगी या नहीं, यही ना? हाँ पंडित जी, वही। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो जन्मदिन और नक्षत्र बताइए, मैं जरा उसकी कुंडली देख के बताता हूँ। इस तरह कहने पे शारदा पूरा विवरण देती है और पंडित जी कुंडली देखने लगते हैं। उधर खेत जाने के दौरान प्रसाद की मुलाकात शंकर से होती है। बाबू, उधर शारदा मैडम तो मंदिर में है और आप इधर खेत तरफ जा रहे हैं। शारदा अचानक मंदिर क्यों जाएगी? शायद तुमने किसी और को देखा है। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती है। मैंने मालकिन को मंदिर में ही देखा है, वो पंडित जी से बात कर रही थी। फिर बेटे की शादी की बात कर रही होगी। पता नहीं शारदा को कितनी बार समझाया है कि पहले अपने बेटे जो कि खेत में काम करता है उससे राय लो और उसकी रिश्तेदार अनामिका से भी राय लो, पर वो समझती ही नहीं। इस तरह कहकर मंदिर की तरफ जाने लगते हैं प्रसाद। उधर मंदिर में पंडित जी रमेश की कुंडली देख रहे होते हैं। माँ जी, रमेश की तो किस्मत में शादी है, क्या मैं रिश्ता देखूं? हमारे नजर में भी एक बहुत अच्छी लड़की है पंडित जी। अच्छी बात है, तो कन्या का भी विवरण दीजिए, मैं उसकी कुंडली भी देख लेता हूँ। फिर हमें पता चल जाएगा कि दोनों की शादी हो पाएगी या नहीं। लड़की का नाम अनामिका है पंडित जी, मेरी ही रिश्तेदार है। शहर में वो नौकरी करती है, उससे भी ज्यादा। इसी के साथ अनामिका का जन्म नक्षत्र और पूरा विवरण शारदा पंडित जी को दे देती है। तब तक प्रसाद भी वहाँ आके हाजिर होते हैं। आइए आइए, पर आपको तो मैंने बताया भी नहीं कि मैं पंडित जी के पास जा रही हूँ। आप कैसे आए? बैठिए। मैंने पंडित जी को अनामिका और रमेश की कुंडली दी है। नमस्ते प्रसाद जी। नमस्ते पंडित जी, आप नक्षत्र देखिए, तब तक शारदा से मैं बात करता हूँ। ठीक है जी। इधर पंडित जी उन दोनों का नक्षत्र देखते हैं, उधर प्रसाद शारदा को थोड़ा अलग ले जाकर बात करते हैं। शारदा, मैंने तुमसे क्या कहा और तुम क्या कर रही हो? आपने कहा था रमेश और अनामिका की राय लेने के लिए। फिर बिना जाने तुम कुंडली दिखवाने क्यों आ गई? खेत में काम करने जाता है मेरा बेटा, उधर शहर में काम करने वाली अनामिका मुझे ना नहीं कहेगी, इतना पता है। हर दिन एक जैसा नहीं होता है शारदा। प्रसाद ये सब कह ही रहे थे, तभी दुखी चेहरा लेकर पंडित जी उनके पास आकर कहते हैं, हाँ माँ, प्रसाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे लिए दिन अनुकूल नहीं है। क्या हो गया पंडित जी? अब तक तो सब ठीक था, अचानक से आप दुखी क्यों हो गए? भले ही आपको सुन के तकलीफ हो, पर जो है वो सच सच बताना मेरा धर्म है। अनामिका और रमेश की कुंडली मिल नहीं रही है, बहुत ज्यादा समस्या है। अगर शादी हो जाए तो जिंदगी उथल पुथल हो सकती है। पंडित जी, आप अभी जाइए, मैं आपको बाद में बुलाऊंगा। ठीक है प्रसाद बाबू। पंडित जी फिर वहाँ से चले जाते हैं। शारदा, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, बेटा रमेश और अनामिका से जाकर एक बार राय ले लो। ठीक है जी, अभी चलिए हम खेत में जाके बेटा रमेश से राय लेते हैं, फिर कल शहर जाके अनामिका से भी राय ले लेंगे। ठीक है शारदा। इतना कहकर शारदा और प्रसाद वहाँ से निकल जाते हैं। उधर शहर के एक कॉफी शॉप में अनामिका और शेखर बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। अनामिका, अभी भी तुम इस महीने का तनख्वाह नहीं भेजी हो? इस महीने मैं नहीं दे सकती हूँ शेखर, मुझे कुछ काम है। अपने परिवार और गांव में जो रिश्तेदार रहते हैं उन्हें कपड़े खरीद के देना है। अनामिका की इस बात पर शेखर को बड़ा गुस्सा आता है, वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अनामिका आश्चर्य होकर देखने लगती है। उधर खेत के किनारे में रमेश, शारदा और प्रसाद तीनों खड़े थे। माँ, पिताजी, आप लोग यहाँ पे आए हैं ना ये जानने के लिए कि मैं अनामिका से शादी करना चाहता हूँ या नहीं? मेरी छोड़िए, पहले आप अनामिका से पूछिए। बेटा, कल हम शहर जाके राय लेंगे,
पहले तुम अपनी तो राय दो। माँ, मैं गांव में एक किसान हूँ और वो शहर में नौकरी करती है। ये पूरा रिश्ता उसी पर निर्भर करता है माँ, तो पहले जाके आप उसी से पूछिए। इस तरह कहने पर शारदा और प्रसाद वहाँ से घर चले जाते हैं। उधर शहर में दुखी होकर खिड़की के पास बैठी हुई थी अनामिका। ठीक उसी वक्त उसकी सहेली अमृता वहाँ पे आती है। तुम इस तरह दुखी बैठी हो, इसका मतलब शेखर ने जरूर कुछ कहा है। क्या हुआ है? इस महीने का तनख्वाह मांग रहा था। मैंने कहा मेरे खर्चे मैं नहीं दे सकती हूँ, इसलिए वो गुस्से से चला गया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अनामिका, शेखर को देख के लगता है कि वो मनी माइंडेड है, इसीलिए तुम्हें सतर्क किया था कि उस पर बिल्कुल भरोसा मत करो। जैसे ही मौका मिलता है तुम्हें, वैसे ही तुम शेखर के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर देती हो। तुम्हें नहीं पता, शेखर मुझसे बहुत प्यार करता है। इतना कहकर वो खिड़की के पास से उठकर चली जाती है। अमृता मनी मन सोचने लगती है, जब लोग कहते थे कि प्यार अंधा होता है, मैं मानती नहीं थी, पर अनामिका को देखकर अब सच लग रहा है। इस तरह सोचकर वो अनामिका के पास जाती है। अनामिका अपने बिस्तर के ऊपर बैठी हुई थी। फिर अनामिका और अमृता साधारण बातें करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद शारदा खाने के ढेर सारे सामान ले आकर सीधा अनामिका के पास आती है। शारदा को देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। अमृता, मेरी चाची गांव से आई है, जरा कोल्ड ड्रिंक ले आना। ठीक है अनामिका। इतना कहकर अमृता वहां से चली जाती है। फिर दोनों के बीच इधर उधर की थोड़ी बातचीत होती है। अनामिका, मुझे पता है चाची, इतनी बार मैं आपको यहाँ पर बुलाई, आप कभी नहीं आई, पर आज जब आप यहाँ आई है, इसका मतलब है आप मेरी शादी की बात करने आई हैं। बिल्कुल तुम सही समझी हो। मैं तुम्हें रमेश के लिए ले जाने आई हूँ। तुम्हारी राय लेने के बाद पंडित जी से बात करूंगी। मैं शहर में पली बड़ी हूँ, फिर गांव का एक किसान रमेश से मैं शादी कर लूं, ऐसा आपने कैसे सोच लिया? अनामिका की बातें सुन के शारदा की आंखें भर आती है। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं शहर में शेखर नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ और बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं। ठीक है अनामिका, तुम जो भी करो, बस तुम खुश रहो। अब मैं निकलती हूँ। ठीक है चाची, सावधानी से जाइएगा। रमेश और चाचा जी को मेरा नमस्ते कहिएगा। फिर वहाँ से शारदा दुखी होकर घर लौट आती है। रात के वक्त शारदा को दुखी देखकर प्रसाद और बेटा रमेश उनके पास जाते हैं। माँ, आप किस लिए दुखी हैं? शहर की लड़की इस गांव के लड़के से क्यों शादी करेगी भला बताइए? तुम किस में कम हो बेटा? राम जैसे हो, कर्ण जैसे दानी हो। आप माँ हो मेरी, इसलिए ये सब सोच रही हैं, पर अनामिका भी इस तरह से सोचे जरूरी नहीं। अगर अनामिका से नहीं तो अमृता को ले आएंगे, हम अमृता से शादी कराएंगे। हाँ नहीं पिताजी, अभी मुझे शादी नहीं करनी है, कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। फिर सर्दियों का मौसम आता है। दिन ब दिन शेखर का गुस्सा अनामिका के लिए बढ़ता जाता है। एक दिन वो अनामिका पे हाथ उठाता है। अनामिका को तब लगता है कि शेखर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो अपनी चाची शारदा के पास आ जाती है। मुझे माफ कर दीजिएगा चाची, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं रमेश से शादी करना चाहती हूँ। पिताजी ये सब नहीं चाहिए, मैं हमेशा बस आपका बेटा बन के ही रहना चाहता हूँ। पर तुम हमारे बेटे नहीं हो। शारदा की ये बात सुन के रमेश आश्चर्य हो जाता है। माँ, जैसे मैंने कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, तुरंत आपने इस तरह की बातें कह दी। हाँ बेटा, शारदा ने जो कहा सच है। शारदा तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ का नाम अन्नपूर्णा है। तुम उसके बेटे हो, वो मेरी पहली पत्नी थी। ये सुनकर रमेश रोने लगता है। नहीं पिताजी, ऐसी बात फिर कभी मत कहिएगा। ये मेरी सौतेली माँ नहीं है, ये मेरी अपनी माँ है। अगर अनामिका से मेरी शादी भी होती है तो भी माँ बेटे का रिश्ता पहले जैसा ही रहेगा। हाँ बेटा, ठीक है माँ, मैं अनामिका से शादी करूंगा। इस बात से सभी लोग खुश होते हैं। फिर वो पंडित जी को अच्छा मुहूर्त देखने के लिए कहते हैं। नक्षत्र देखकर वो सुबह 4 बजे का मुहूर्त देते हैं। सर्दी का मौसम, आसपास कोई नहीं था, चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी। ठीक उसी वक्त रमेश अनामिका के गले में मंगलसूत्र पहनाता है। ये देखकर शारदा प्रसाद बहुत खुश होते हैं और इस तरह शारदा अपनी पसंदीदा लड़की अनामिका से अपने बेटे रमेश की शादी करवाती है।
ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आसमान में तभी भी अंधेरा था। सासू माँ शारदा डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपने लिए गर्मा गर्म चावल परोसती है, उसमें अचार डालती है और खाना शुरू करती है। ठीक उसी वक्त बहू अनामिका उठ के हॉल में आती है। देखती है सासू माँ शारदा डाइनिंग टेबल पे बैठकर खा रही है। वो आश्चर्य हो जाती है। माँ जी, अभी आप इतनी जल्दी खाना खा रही है, आपको क्या हो गया? भूत ऊत लग गया क्या आपको? कोई भूत ऊत नहीं लगा है, मुझे भूख लगी थी, मैं खाना खा रही हूँ। वो सब छोड़ो, किचन में लंच बॉक्स के पास टॉर्च लाइट रख के आई हूँ, उसे ले आओ तो जरा। खाना खत्म होने पे मैं जरा बाहर जाऊंगी। इस तरह कहकर शारदा फिर से खाने लगती है। आपने लंच बॉक्स पे बना लिया? मतलब मेरे उठने से पहले ही आप उठ के खाना वाना पका के पूरा सिंक गंदा कर दी हैं। अभी निकलते वक्त मेरे पास बात करने का समय नहीं है। जाओ जाके लंच बॉक्स और टॉर्च लेकर आओ, मेरा ये खाना खत्म होते ही बाहर जाना है। इस तरह से कहने पे अनामिका ज्यादा कुछ बोले बिना ही वहाँ से किचन में चली जाती है। शारदा आश्चर्य होकर खड़ी हो जाती है और देखने लगती है। बोला कि जाके टॉर्च लाइट लेकर आओ, वहीं पे रखा हुआ है, पता नहीं ये टॉर्च लाइट बनाने में लग गई क्या। बस इसकी वजह से हर दिन उधार देने वालों के हाथ में पकड़ी जाती हूँ। जल्दी आओ बहू। इस तरह वो सोच ही रही थी, तब तक बहू अनामिका गर्मा गर्म लंच बॉक्स और टॉर्च लाइट लेकर वहाँ पर आती है। अनामिका को देखकर शारदा थोड़ा गुस्से से कहती है, घर पे तो कोई नहीं है, फिर भी एक छोटा सा सामान लाने तुम्हें इतना वक्त लग गया? हाँ नहीं माँ जी, आपने जो कहा था वही किया मैंने, पर लंच बॉक्स तो मिल गया, टॉर्च लाइट नहीं मिल रहा था। मैं चारों तरफ ढूंढी तो तब मिला, जाकर लेकर आई, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। लेकिन इतनी सुबह सुबह आप कौन से काम के लिए जा रही है? पिताजी को बताई है क्या? अरे बहू, बहुत सवाल पूछ रही हो। तुम मेरी सास नहीं हो, मैं तुम्हारी सास हूँ। वो तो मुझे पता है माँ जी। तुम्हें पता है ना, तो तुम अपने दायरे में ही रहो, वही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। मैं तुम्हें जो कहूँगी वो करना पड़ेगा। तुम मुझसे सवाल मत पूछो। अगर तुमसे कोई पूछे तो कह देना मैं शहर गई हूँ काम के लिए। हाँ। इस तरह से कहकर देर किए बिना अनामिका के हाथ से लंच बॉक्स और टॉर्च लाइट लेकर शारदा चारों तरफ देखती है और फिर निकल जाती है। अनामिका सासू माँ को इस तरह जाते हुए देख सोचने लगती है, ये क्या, मेरी कंजूस सासू माँ, इससे पहले तो कभी नहीं ऐसा किया। इतनी सुबह सुबह उठ के गर्मा गर्म खाना पकाई, उसके बाद खाना पड़ोस के अचार के साथ खाई और फिर लंच बॉक्स लेकर निकल गई। ये बात तो मैं हजम ही नहीं कर पा रही हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। ऊपर से उन्होंने कहा अगर कोई मेरे बारे में पूछा, मतलब कोई पूछने वाला होगा जरूर। अनामिका सोच ही रही थी, तब तक ससुर जी प्रसाद वहाँ आते हैं। बहू, सास को कहीं देखा क्या? असल में पिताजी, सासू माँ गर्मा गर्म खाना पका के लंच बॉक्स लेकर काम के लिए शहर गई है। अनामिका की बातें सुन के प्रसाद बड़े ही आश्चर्य होते हैं। क्या कह रही हो बहू, तुम्हारी सासू माँ खाना पका के सुबह सुबह शहर गई है काम के लिए? हाँ हाँ पिताजी, मैं कंजूस सासू माँ के बारे में बात कर रही हूँ। वही तो है जो बहुत कंजूसी दिखाती हैं। वैसे तो वो एक पैसे भी खर्च नहीं करने वाली, मुझे पता है वो पैदल चल के पूरा शहर घूमेंगी, इसीलिए तो मुझे लगता है उन्हें रोज घर लौटने में भी रात होती है। आपने गौर किया है क्या? हाँ बहू, वो रात को मेरे सोने के बाद लौटती है और मेरे उठने से पहले ही वो काम के लिए निकल जाती है। अब वो काम कर रही है ना, करने दीजिए। वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी सासू माँ पैदल शहर जा रही है और पैदल काम करके वो लौट आ रही है। मुझे भी वैसा ही कुछ लग रहा है पिताजी। अभी वो जाते वक्त कह करके कि मैं काम पे जा रही हूँ, कोई आकर कुछ पूछे तो बोल देना शहर गई है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा कहने को क्यों कहा। लेकिन वो इतनी कंजूस है कि कभी कभी विश्वास करने को भी मन करता है। ठीक है बहू, अब जिसे जाना जाने दो, तुम मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी ले आओ। अभी लाई पिताजी। इतना कहकर अनामिका कॉफी लाने के लिए किचन में चली जाती है। तब करीबन सुबह के 10 बज रहे होंगे। प्रसाद घर के सामने बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। किराने वाला मनोहर उनके घर आता है। क्या बात है मनोहर, तुम तो पहले कभी हमारे घर नहीं आए। शारदा मैडम ने ऐसा हाल किया इसलिए आया हूँ। उन्होंने 1 साल पहले 50,000 लिए थे,
जब भी मैं उनसे पूछता हूँ आज नहीं कल दूंगी कहकर वो बस बात को टाले जा रही है, दे नहीं रही है। आप ही बताइए क्या करूँ। किसके बारे में कह रहे हो? कंजूस सासू माँ के बारे में? हाँ बाबू। कैसे तुम उस कंजूस सासू माँ पे भरोसा करके 50,000 दे दिए? हाँ, मेरे दिमाग में कोई भूत तो चढ़ गया होगा बाबू। अब आप ही मुझे मदद कीजिए, परिवार वालों को पता चल गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है मनोहर, शारदा काम के लिए शहर गई है, वो लौटेगी तो मैं बात करूंगा। इतना कहने पर मनोहर नमस्ते कहकर चला जाता है। तभी अनामिका प्रसाद के पास आती है। पिताजी, नाश्ता बन गया है, आइए खा लीजिए। इतना कह ही रही थी तभी चिट फंड करने वाली पार्वती अनामिका के घर पे आती है। अनामिका, शारदा को बुलाओ। माँ जी तो नहीं है, वो शहर गई है काम के लिए। उन्होंने कहा था 50,000 वो तुम्हें देकर जाएगी, तुम मुझे दे दोगी। चलो दे दो मुझे। कौन? मेरी कंजूस सासू माँ, वो मुझे 50,000 देंगी? आपको ऐसे लग भी कैसे सकता है? अनामिका, तुम्हारी सास मुझसे 1 साल पहले 50,000 रुपए उधार ली थी। उन्होंने कहा था तुम्हें इस बारे में सब पता है। देखो पार्वती, शारदा तो बहुत कंजूस है, लेकिन हमें नहीं पता था उसने उधार ली है। उसे लौट के आने दो, हम बात करेंगे। इस तरह कहने पर पार्वती वहाँ से चली जाती है। प्रसाद और रमेश डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। पिताजी, कंजूस माँ के बारे में मुझे आपसे एक बात कहनी है। तुम्हारी भी सूद देने वालों से मुलाकात हुई है क्या? उधार की बात कर रहे हैं आप? और कितने लोग हैं पिताजी? किरानेदार मनोहर, चिटफंड वाली पार्वती, मेरे ऑफिस बॉय चंदन भी पिताजी। उन्होंने कहा था ज्यादा सूद देगी, इसीलिए पिछले साल 50,000 रुपए ली थी और कही थी आज मेरे हाथ पैसे लौटाएगी। मेरी पूरी इज्जत ऑफिस में मिट्टी में मिल गई पिताजी। ये कंजूस शारदा सबसे इतने पैसे क्यों ले रही है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। रुको, आज उस महिला को घर पे आने दो। इस तरह से ये घर पे बैठ के चर्चा कर रहे होते हैं और उधर कंजूस शारदा गांव वालों के नजरों से बचकर सीधा जंगल चली जाती है और पेड़ पे चढ़ के आराम से खाना खा रही होती है। फिर रात के वक्त घर लौट के जब वो डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठती है तो देखती है सारे बर्तन खाली पड़े हैं। तभी वहाँ पे प्रसाद, रमेश और अनामिका आ जाते हैं। क्या बहू, तुमने खाना नहीं पकाया? आज उसने घर पे चूल्हा नहीं जलाया शारदा। क्यों, गैस खत्म हो गया क्या? मनोहर, पार्वती, चंदन सब आकर हमें इतने अच्छे से खिला कर गए ना, इसलिए बहू ने खाना नहीं पकाया। ये बताओ शारदा, जो पैसे तुमने उधार में लिए थे उन पैसों का तुमने क्या किया? मैंने उन पैसों को ओल्ड एज पेंशन में डाला है। अब जब वो आएंगे तुम उन्हें क्या जवाब दोगी? हाँ बहू, कल तुम उन्हें बताओ कि हमारे घर में दावत है, कंजूस सासू माँ तुम लोगों को बुलाई है। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। उधर उन तीनों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कंजूस सासू माँ उन्हें किस तरह की दावत देने वाली है। अगले दिन कंजूस सासू माँ के घर पे मनोहर, पार्वती और चंदन तीनों बैठे होते हैं। अनामिका उनके सामने कुछ कागजात लेकर आती है। इन कागजातों में तुम्हारे पसंदीदा चिकन, मटन, अंडा, फिश, तरह तरह के नॉन-वेज वैरायटीज लिखे हुए हैं। उन पे जाकर टिक लगा दो और मुझे दे दो। दावत के साथ साथ तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। ये बात सुनकर तीनों ही बिना पढ़े ही उन कागजातों पर टिक कर देते हैं और खुशी खुशी वो कागजात शारदा को दे देते हैं। उन कागजात को लेकर शारदा मन ही मन बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद अनामिका अपने साथ छोटी छोटी टोकरियां ले आती है और उन्हें देती है। सभी लोग बड़े आश्चर्य होते हैं। अरे खाना शुरू करो। उन टोकरियों को हाथ में लेकर जैसे ही वो खोलते हैं, बस एक टोकरी से मुर्गी उड़ के बाहर निकलती है, दूसरी टोकरी से मछली कूद के निकलती है और तीसरी टोकरी से बिल्ली निकल आती है। सभी लोग देख के बहुत नाराज होते हैं और शारदा को गालियां देने लगते हैं। आप लोग सच में बहुत बेवकूफ है। आपने सच कैसे मान लिया कि मेरी कंजूस सासू माँ आप लोगों को दावत देंगी? हाँ, अब इसने दावत दे दी है तो आप लोग अब जा सकते हैं। हमारे पैसे लौटाओ, हम चले जाएंगे। तुम लोगों ने कहा कि पैसे मिल गए और कागजातों में टिक मार दिया। इस तरह कहकर टिक मारे हुए कागजातों को शारदा उन्हें दिखाती है। वो कागजात देखकर तीनों ही बड़े गुस्से में शारदा के वहाँ से चले जाते हैं। देखकर कंजूस सासू माँ बहुत हंसती है और तीनों को उल्लू बनाकर उनके 50-50 हजार रुपए वो ठग लेती है। अपने कंजूसी से वो किसी को भी पैसे वापस नहीं करती,
उल्टा सभी को वो घर पे दावत के नाम पे बुलाती है। दावत खिलाना तो दूर की बात, वो सबको कागज देती है जिसमें लिखा होता है वो किसी से किसी तरह का उधार नहीं ली है, और उल्लू बनाकर उसमें सभी का साइन ले लेती है। वो इस तरह से सभी को उल्लू बनाकर कागजात पर साइन करवा लेती है और खुद को उधार से मुक्त करवा लेती है। आज की कहानी कंजूस सासू माँ की दावत। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।